प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान हाफ ईयरली असेसमेंट एग्ज़ाम जो आज आपका हुआ है उसको हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की पेपर का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने निशान लगाया हुआ है। सिल्वर क्लोराइड जो है उसको हम धूप में प्रकाश में रख देते हैं तो उसका वियोजन हो जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार है। तो प्यारे बच्चों, एक ही अधातु है जो चमकदार होती है, वो है आयोडीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अम्ल धातु कार्बोनेट, अम्ल जो होते हैं वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो जल भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, लवण भी बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ऊंची इमारतों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य सभी रंगों में लाल रंग, ए ऑप्शन है, धुएं या कोहरे से सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, धुएं या कोहरे से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, धुएं या कोहरे से सबसे अधिक अवशोषित होता है, हवा में सबसे तेज चलता है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर जो होगा वो धुएं या कोहरे से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए वो हमें आसानी से दूर से ही दिखाई दे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। दूर के लंबे भवन की पूरी लंबाई को निश्चित रूप से देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा हम भवन की पूरी लंबाई को देख सकते हैं क्योंकि इसमें पूरा एरिया दिखता है और प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा दिखता है। आगे है, किसी विद्युत परिपथ में दो सिरों के बीच विभवांतर मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर द्वारा, एमीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, बैटरी द्वारा। तो प्यारे बच्चों, किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 7। खालिस्तान में पाइरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, जो अगर यहाँ पर कोशिका द्रव्य जो है उसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसमें तो पाइरुवेट बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें क्रेब्स चक्कर होता है, उसमें पाइरुवेट का विखंडन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हैं, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन, ये तीनों तो क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो साइटोकाइनिन, ये पादप हार्मोन है। इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन जो है वो नर हार्मोन है। परागकोश में होते हैं बाह्य दल, बीजांड, अंडाशय, परागकण। तो परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाए। आगे, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अधिवर्तक ग्रंथि भी है, थाइमस ग्रंथि है, प्रतिवर्ती चाप नहीं है, अंडाशय भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव नेत्र में परितारिका क्या क्या कार्य है। तो प्यारे बच्चों, परितारिका जो है वो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। प्रकाश संश्लेषण एक खालिस्तान अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, इस खालिस्तान में आप ऊष्माशोषी लिख सकते हो, रासायनिक लिख सकते हो, अपचयन लिख सकते हो। तो ऊष्माशोषी रासायनिक अपचयन अभिक्रिया है। आगे है, एक लिंगी पुष्प के दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पपीता, तरबूज, घिया, ये एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। एक लिंगी का मतलब या तो क्या है? पुंकेसर मिलेगा या स्त्री कैंसर मिलेगा। आगे है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं अंतःगर्थन या सिनेप्स कहते हैं। आगे है, हाइड्रा जनन करता है। तो हाइड्रा जो होता है वो मुकुलन विधि से जनन करता है। आगे है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो। तो यहाँ पर मैंने कर रखा है, देखो, पहले इस तरीके से R1 को लगाया और R1 के साथ श्रेणी क्रम में
R2 और R3 को किस क्रम में लगा दिया, समानांतर क्रम में लगा दिया। तो पहले हम क्या करेंगे, R1 को श्रेणी क्रम में, R2 R3 को समांतर क्रम में संयोजन करेंगे। तो इसमें पहले R2 और R3 का निकालेंगे, तो उसमें फॉर्मूला जो लगेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/3 प्लस 1/6। इनको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 और 3 का कुल प्रतिरोध 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कुल प्रतिरोध R1 में इनको जोड़ना ही है 2, वो है 2, ये आ गया तो कितना हो गया 4। आगे है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों, लोहा जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोते हैं तो ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इन्हें विस्थापन अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है। देखो लोहा जो है वो यहाँ पर जुड़ गया कॉपर सल्फेट के साथ, फेरस सल्फेट बन गया या आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर को यहाँ से इसने निकाल दिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। और क्या बदलाव होता है, कॉपर सल्फेट के हल्के नीला रंग हल्के हरे रंग में बदल जाता है। लोहे की कील की मोटाई कम होती रहती है। आगे है प्रश्न नंबर 18, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। प्यारे बच्चों, आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन के लवण होते हैं। आयोडीन की आवश्यकता थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए होती है। इस हार्मोन की कमी से घेंगा या गायटर नामक रोग हो जाता है। इसके बाद में अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अपवर्तन की पहले परिभाषा लिखनी है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना पथ बदल लेती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नियम क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा विलंब आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, प्रकाश के किसी दिए गए रंग के लिए तथा माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा है, दावन सोडा बेकिंग सोडा से कैसे प्राप्त किया जाता है। इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें, दावन सोडा का उपयोग भी लिखें। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, जल में अत्यधिक घुलनशील क्षारकों के नाम क्या नाम है, एक उदाहरण भी लिखना है। तो पहले हम दावन सोडा वाला देख लेते हैं। दावन सोडा है, उसका जो फॉर्मूला Na2CO3 10H2O को 16वीं विधि द्वारा तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तैयार करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड नमक में पानी कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, पहले अमोनियम क्लोराइड बनता है। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, जो अपचयित होकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। तो अब देखो आगे का प्रोसेस ये होता है, इसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकृत करते हैं, जिससे दावन सोडा प्राप्त होता है। तो इसमें पानी जो है मिलाने पर ये क्रिस्टलीकृत हो जाता है और दावन सोडा बन जाता है। तो इसके उपयोग आप लिख सकते हो दावन सोडा के, बिल्कुल आसान है कपड़े धोने में। प्रश्न नंबर 21 में आपसे क्या पूछा है, कॉपर के लिए विद्युत अपघटनी पृष्ठीकरण का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले एनोड व कैथोड के नाम लिखिए। चांदी की वस्तुएं कुछ समय बाद काली क्यों पड़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने देखो चित्र बनाया हुआ है इस तरीके से। एनोड जो है वह शुद्ध धातु तांबे की बनाते हैं और कैथोड जो है वो शुद्ध धातु तांबे की बनाते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें चित्र बना सकते हो। प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या पूछा है, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के नए बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। दूसरा है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 0.5 डायोप्टर है, ये किस प्रकार का लेंस होगा। हम लोहे को संसारित होने से कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है उसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता सामान्यतः उसकी घटक धातुओं से अधिक है, इसलिए अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। दूसरा है, उच्च ताप पर ऑक्सीकृत नहीं होते। और इसके बाद में लेंस की अक्षमता है वो प्लस में दी हुई है। तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/F। तो पावर की जगह हम 0.5 भरेंगे तो 1/F। जब इनको निकालेंगे आर पार करके तो क्या आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे है लोहे की वस्तु क्या है, हम लोहे को संसारित होने से कैसे बचा सकते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को पेंट करके, तांबे का विद्युत लेपन करके, जिंक धातु के द्वारा लोहे का यस्त्र लेपन करके, लोहे की मिश्र धातुएं बनाकर। इसके बाद में लास्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, वो आपसे पूछा गया। उसमें देखो,
वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। या इसका अथवा भी आप लिख सकते थे, यौनारंभ के समय लड़कों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों लिखे हुए, लड़कों में परिवर्तन लिखो। देखो, लैंगिक अंगों जैसे किसी स्नेह, वर्षण की वृद्धि, वर्षण में शुक्राणुओं का बनना, दाढ़ी मुँह छाना, जनन अंगों के पास बालों की वृद्धि, आवाज़ का मोटा भारी होना, कंधे चौड़े हो जाना, ये यौनारंभ में होने वाले लड़कों में परिवर्तन है। इसके बाद में वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर भी आप लिख सकते थे। तो देखो, पहला जो वायवीय में लिखेंगे, इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला प्रक्रम है, इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होता, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला प्रक्रम है। दूसरा है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। और अवायवीय में इसमें ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीकरण से 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। इसमें केवल आरंभिक चरण कोशिका द्रव्य में होते हैं, लेकिन अधिकतर माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। यह केवल कोशिका द्रव्य में होती है। कौन सी? अवायवीय। इसके अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा ऊर्जा हैं। इसके अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल या थोड़ी सी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 67.3 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और अवायवीय में इसके ग्लूकोज के अणु में मात्र 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये था आज का पेपर। आप अपना जो है पेपर आपने कैसे दिया है, कैसे आपने आंसर किए हैं, आप मिलान कर सकते हो। धन्यवाद।